खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। जेएम फाइनेंशियल से हमारे साथ में हैं जय पुरोहित जी। जय पुरोहित जी एक्सपर्ट हैं कमोडिटीज के, बुलियन के और करेंसीज के। जय जी, बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। जी नमस्ते एलेक्स, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। जय सर, क्या हो रहा है बाजार के अंदर में? हम बहुत सारा उथल पुथल देख रहे हैं, क्रूड में बहुत कुछ हो रहा है, करेंसीज में क्या हो रहा है, बताइए क्या चीजें हो रही हैं और किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है अपने लिए? जी देखिए, चालू करते हैं हम लोग डॉलर इंडेक्स से। अगर फ्राइडे को देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स लगभग 0.5% ऊपर आया था और वीक ऑन वीक बेसिस भी लगभग 0.5% का ही मोमेंटम है। और फ्राइडे को एक यूएस में डेटा आया था, यूएस नॉन फार्म पेरोल डेटा, जो इंडिकेट कर रहा था कि यूएस इकोनॉमी में लगभग 3,90,000 जॉब्स मई में नए ऐड हुए हैं, जो कि एक्सपेक्टेशन से लगभग जो एक्सपेक्टेशन था वो लगभग था 3.25 लाख का, तो उसके ऊपर है। सो ओवरऑल ये डेटा थोड़ा पॉजिटिव है, बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो लगभग 3.6% था, जो कि लोवेस्ट है दिसंबर 1969 से। तो ओवरऑल अगर ये डेटा हम लोग एनालाइज करेंगे तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले दिनों में जो फेड है वो अपना जो 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक का जो ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है उसको कंटिन्यू कर सकता है। और थोड़ा कंफर्टेबल है ये डेटा फेड के लिए रेट हाइक और करने के लिए। तो उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स फ्राइडे को थोड़ा ऊपर आया था और अभी हालांकि आज के दिन में थोड़ा सबड्यूड है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज लग रहा है कि ये जब तक 101.30 रुपया के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक एक पॉजिटिव मोमेंटम के चांसेस है और डॉलर इंडेक्स लगभग 104 तक जा सकता है। अब इसका इम्पैक्ट यूएसडी एनआर पे भी जरूर होगा ही। यूएसडी एनआर फ्राइडे को थोड़ा गैप डाउन हुआ था, फिर अच्छा खासा रिकवरी हुआ था और आज पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है। सो ओवरऑल यूएसडी एनआर लास्ट 3 हफ्ते से बहुत नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है और अब लग रहा है कि ये जो रेंज है यहाँ से ब्रेकआउट आना चाहिए और एक ट्रेंडिंग मूव स्टार्ट होना चाहिए। ऑप्शंस डेटा देखेंगे यूएसडी एनआर का तो वो इंडिकेट कर रहा है कि 77.50 के पुट ऑप्शंस में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जबकि 78 के कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है जून मंथली एक्सपायरी का। सो ओवरऑल जो ऑप्शंस के बैंड से जो रेंज निकल के आ रही है वो आ रही है 77.20 डाउन साइड में और 78.20-25 ऑन द अपसाइड। तो ये एक ब्रॉडर रेंज आ रही है जून सीरीज के लिए। बट मुझे कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि 3 हफ्ते से जैसे कि एकदम रेंज बाउंड हुआ है, अभी ब्रेकआउट आने के पूरे चांसेस है। और ये वीक कुछ डेटा भी है जो डेफिनेटली इम्पैक्ट करेंगे करेंसी मूवमेंट्स को। जैसे फ्राइडे को यूएस और चाइना के इन्फ्लेशन नंबर्स आने वाला है, जिसका डेफिनेटली एक इम्पैक्ट रहेगा। और ये वीक 8 तारीख को आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का भी डिसीजन आ जाएगा, जहां पे एक्सपेक्टेशन है, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 25 to 40 बेसिस पॉइंट रेट हाइक हो सकता है। सो ओवरऑल सिनेरियो देख के लग रहा है कि अपसाइड ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा है। और जहां तक लेवल्स की बात है तो अभी मेजर जो सपोर्ट है वो 77.65 पे है और अपसाइड में 78-78.20 का हर्डल है। सो एज ऑफ नाउ ट्रेडर्स को बाय ऑन डिप्स करके चलना चाहिए यूएसडी आईएनआर में, और या फिर ऑप्शंस का बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी बिठा सकते हैं। ठीक है, ये रहे यूएसडी आईएनआर पे किस तरीके से स्ट्रेटेजी बन सकती है। इसके अलावा जैसा बाजार में और क्या चीजें और कहाँ पे और मौके हैं हमारे पास? देखिए, और जो फैक्टर है जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा इसको वो है बुलियंस, जहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर में हम लोग ने फ्राइडे के दिन में एक करेक्टिव मूव देखा था, क्योंकि जैसा मैंने डिस्कस किया कि फेड 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक कर सकता है, जो कहीं ना कहीं पे बुलियंस के लिए थोड़ा नेगेटिव था और उसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर में करेक्टिव मूव आया था। बट आज के दिन में फिर से एक बाउंस बैक देखने के लिए मिल रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज मुझे लग रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही एक अच्छे स्ट्रक्चर में है, बाय ऑन डिप्स वाला स्ट्रक्चर है दोनों का। तो गोल्ड में अगर कोई भी करेक्टिव मूव आता है 50,600 के अराउंड तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा और अपसाइड में 51,500 तक के लेवल्स हम लोग देख सकते हैं। जबकि सिल्वर में मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो मोमेंटम है वो लगभग 63,000 से 63,500 तक कंटिन्यू होना चाहिए। डाउन साइड में जो मेजर सपोर्ट है वो भी 61,200 पे है। और साथ ही साथ अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड में फ्राइडे को एक जो ओपेक का मीटिंग था जहां पे उन्होंने डिसाइड किया था कि वो प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, बट फिर भी प्राइस में एक अच्छा खासा मोमेंटम था
और थर्सडे को सॉरी वो डिसाइड हुआ था और फ्राइडे को फिर भी अच्छा मोमेंटम था। आज भी ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज और मोमेंटम वाइज वो पॉजिटिव साइड में है, क्योंकि जो ग्लोबल सप्लाई है वो काफी टाइट है और साथ ही साथ चाइना में जैसे कि लॉकडाउन हट चुका है उसकी वजह से डिमांड भी काफी इंक्रीज हो रहा है। सो क्रूड में भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से और पॉजिटिव मोमेंटम होना चाहिए, लगभग 9,400 तक के लेवल हम लोग जल्दी देख सकते हैं। अगर यहाँ से हल्का डिप मिलता है, अगर 9,200 9,150 के लेवल पे आता है तो एक अच्छा बाइंग लेवल रहेगा और 9,400 तक का टारगेट रहेगा। जय सर, ये जो कुछ खबरें आई हैं और जो जिस तरीके की इश्यूज हुए हैं जिसमें कि ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उन्होंने जिस तरीके से सरकार को या सरकार के कुछ प्रवक्ताओं के जो बयान आए थे उसके चलते जो पॉलिटिकल इशू है, जो उस तरीके की चीजें हैं, उसका असर अभी आना बाकी है, अभी हमें रिस्क है? क्योंकि उस तरीके से मैं कुछ सुन रहा था कि कुछ खबरें वाले भी हैं जब उन कंट्रीज ने कहा कि या तो वो दाम बढ़ा देंगे या सप्लाई रोक देंगे या कुछ ऐसी चीजें, तो कुछ उस तरफ कुछ डेवलपमेंट है और उसका कुछ असर देखते हैं, उसका रिस्क देखते हैं। देखिए ग्लोबल लेवल पे काफी ऑलरेडी चल ही रहा है क्रूड और नेचुरल गैस को लेके, और जब से रसिया यूक्रेन वॉर हुआ है तब से काफी न्यूज फ्लोज है। अभी रिसेंटली यूरोपियन यूनियंस की मीटिंग थी, उसमें उन्होंने डिसाइड किया था कि रसिया का जो ऑयल है, जो यूरोप ऑयल लेता है, वो लगभग 90% तक ऑयल दिस ईयर एंड तक बैन कर देंगे। ओके, सो उसकी वजह से डेफिनेटली एक जो मोमेंटम है वो ऑयल प्राइस के फेवर में है और उसकी वजह से ऊपर भी जा रहा है। सप्लाई थोड़ा टाइट है और इसलिए इसीलिए ही वही एक रीजन है कि ओपेक ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाने का जो डिसीजन लिया है उसके बावजूद भी ऑयल प्राइसेस घटे नहीं है, ऑयल प्राइसेस थोड़ा ऊपर ही गए। तो ओवरऑल जो सिनेरियो बन रहा है वो अभी भी बुल्स के फेवर में, और मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ काफी हद तक फैक्टर भी हुआ, बट फिर भी कोई ऐसा रिवर्सल जैसा कोई ट्रिगर नहीं है और इसलिए ऑयल प्राइसेस थोड़ा एलिवेटेड रहने के ही चांसेस है। ठीक है। और जय सर, बस उसमें ये समझना चाह रहा था कि ये जो एलिवेटेड रहेंगे, ये जो ऊपर की तरफ तेजी रहेगी, ये ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में वैसे ही है या कुछ डिफरेंस इंडिया मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में? सिर्फ मैं उस पे एक बार आपसे व्यू लेना चाह रहा था कि ये जो हाल ही की जिस तरीके की चीजें हैं जहां पे थोड़ा सा डिप्लोमेसी और थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ एक हल्का सा स्ट्रेन आया है, उसके चलते कहीं कुछ डिफरेंस हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए, या उसका असर नहीं होगा? नहीं, ओवरऑल ये इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइसेस ऊपर ही लग रहा है, बिकॉज ब्रेंट भी मुझे लग रहा है कि अभी ऑलरेडी जो $120 के राउंड चल रहा है वो 125 से 130 के डॉलर में जल्दी आ सकता है, और वहां पे थोड़ा टाइम के लिए ट्रेड भी करना चाहिए, थोड़ा वहां पे कंसोलिडेट करना चाहिए। बट जो इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट है वो डायरेक्टली लिंक है, तो उसमें ज्यादा डाइवर्जेंस नहीं होगा, खाली जो माइनर डिफरेंस रहता है वो करेंसी मूवमेंट का है। सो लग रहा है कि यहाँ से इंटरनेशनल प्राइसेस, जो ब्रांड प्राइसेस है वो ही यहाँ से ऊपर लग रहा है और उसका इम्पैक्ट एमसीएक्स प्राइसेस पे भी। तो ये रहा है ओवरऑल क्रूड ऑयल पे और साथ ही साथ ओवरऑल कमोडिटी मार्केट पे, जिसमें हमने बुलियन भी कवर कर लिया और करेंसीज भी कवर कर लिया। बहुत शुक्रिया जय सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए और ये सारी जानकारी हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो ये थे जय पुरोहित जी, जेएम फाइनेंशियल से, जो कि बता रहे थे बाजार के अंदर में किस किस तरीके से क्रूड में, किस तरीके से बुलियन में, गोल्ड और सिल्वर में, और साथ ही साथ करेंसीज के अंदर में किस तरीके के मूवमेंट्स हैं, किस तरीके का मोमेंटम है और किस तरीके से वहां पे काम करके हम मुनाफा कमा सकते हैं। वापस से चलते हैं शेयर बाजार की तरफ और मार्केट लाइव के अंदर में अगला सेगमेंट हम वापस से शुरू करेंगे इक्विटी पे। सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं, उनको भी लूंगा और साथ ही साथ एनालिस्ट की उनकी स्ट्रेटजी भी समझूंगा मार्केट लाइव में एक छोटे से ब्रेक के बाद।